हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में अगेन एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एक डिवोर्स की ग्राउंड माना जाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसको अमेंड करना चाहिए और ये ग्राउंड जो है डिवोर्स की उसमें इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि क्रुअलिटी है, डिजर्शन है या और ग्राउंड्स भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज डिवोर्स का ग्राउंड होना चाहिए या नहीं? ये अभी एक डिबेटेबल इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसके ऊपर रिकमेंडेशंस दी हैं, जो हमारे लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, कि आप इसको इंक्लूड करो, बट अभी भी इतनी सारी रिकमेंडेशन के बाद, लॉ कमीशंस की रिपोर्ट के बाद अभी तक ये ग्राउंड जो है फॉर्मली स्टैट्यूट में हमारे नहीं इंक्लूड की गई है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही डिस्कस करेंगे जो लैंडमार्क जजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो लोग स्टेट जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्टेज तक सारे का सारा सिलेबस जो है ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, कोर्स का कंटेंट मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत रीजनेबल फी पे कर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जो जजमेंट की बात करें, जजमेंट है शिवा संकरन वर्सेस संथीमिनल। ये जो जजमेंट है 13 सितंबर 2021 को ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने यहाँ पर डिलीवर की और उसमें काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने बात की कि इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को ग्राउंड माना जाना चाहिए डिवोर्स की। जब तक वो डिवोर्स की ग्राउंड नहीं होगी तब तक जो हमारे ट्रायल कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं या इवन हाई कोर्ट है, वो इस ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स नहीं दे सकते, बट सुप्रीम कोर्ट दे सकता है अपनी, अगर आर्टिकल 142 की पावर्स को वो यूज़ करे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को दी हुई है। तो 142 की पावर को यूज़ किए बिना इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में डिवोर्स नहीं दिया जा सकता। इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का मतलब है कि मैरिज इस कदर टूट चुकी है कि वो दोबारा वहाँ पर कंसिलिएशन या साथ रहने की गुंजाइश नहीं रहती। अब अगर ये फॉर्मली स्टैट्यूट में अगर इंक्लूड कर लेंगे तो फैमिली कोर्ट भी वहाँ पर जो भी कपल है जो कंटेस्ट कर रहे हैं डिवोर्स के लिए, अगर उसको लगता है इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो गया है, मैरिज अब दोबारा नहीं जुड़ सकती, वो दोनों लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, तो फैमिली कोर्ट भी वहाँ पर डिवोर्स दे सकती है। लोगों को अपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हम कहें वहाँ तक जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस जजमेंट में कहा गया। ग्राउंड जो थी यहाँ पर, जो केस था, अगर हम बात करें केस की, तो वहाँ पर 20 साल से लिटिगेशन चल रही थी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। और जो मेन दो ग्राउंड्स थी वहाँ पर, एक तो क्रुएलिटी थी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट और दूसरी थी इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इन दो ग्राउंड्स को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर को यूज़ किया और वहाँ पर डिवोर्स जो है उस कपल को ग्रांट कर दिया। तो क्रुएलिटी की ग्राउंड तो हमें पता है हिंदू मैरिज एक्ट में, अगर हम देखें 13(1)(i)(a) क्लॉज में जो है हिंदू मैरिज एक्ट में क्रुएलिटी का ग्राउंड है। तो अगर कपल साथ नहीं रह सकता, अगर इस कदर क्रुएलिटी हो गई है या फिर इस कदर मैरिज टूट चुकी है, तो उसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं बचता, कोई भी रीज़न नहीं है कि उनको हम फोर्स करें कि वो इकट्ठे रहें। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर कपल साथ में नहीं रहना चाहता तो उनको फोर्सफुली साथ में ना तो रखा जा सकता और ना ही रखा जाना चाहिए। तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या रही यहाँ पर, जस्टिस जो थे संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय जी, उन्होंने बोला कि ये जो ग्राउंड है इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इसको लेजिस्लेचर को समझना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग जो है स्टैट्यूट को अपने अमेंड करना चाहिए। पहली बार अगर हम बात करें इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की, तो 1978 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, वहाँ पर उन्होंने बोला था कि ये जो ग्राउंड है मैरिज को डिसॉल्व करने की ग्राउंड जो है मानी जानी चाहिए। क्योंकि अगर किसी मैरिज में, अगर उनको दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को लग रहा है कि मैरिज इस कदर टूट चुकी है कि दोबारा नहीं जुड़ सकती, तो वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर मैरिज को लिंगर ऑन करने का। कोई सब्सटेंस वहाँ पर बच नहीं जाता जिसकी वजह से हम ये बोलें कि मैरिज को चलाते रहें। अगर वो नहीं रहना चाहते तो उनको सेपरेट कर देना चाहिए। एक जो डिफ़िकल्टी है डिक्री ऑफ डिवोर्स के लिए, तो ये माना जाता है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, इनफैक्ट माना क्या है ही है, हिंदू मैरिज एक्ट का जो नोशन है वो ये बोलता है कि मैरिज जो है सेक्रामेंटल है, अनलाइक मुस्लिम लॉ जहाँ पर मैरिज को कॉन्ट्रेक्चुअल एक तरह से मानते हैं। हिंदू लॉ में मैरिज को जो मानते हैं वो सेक्रामेंटल मानते हैं और वहाँ पर एक स्टिग्मा वाली बात मानते हैं, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलती उन वुमेन को जो डिवोर्स ले लेती हैं। तो यही एक जो रीज़न है वो डिक्री ऑफ डिवोर्स के लिए, डिक्री ऑफ डिवोर्स को अपोज करता है कि उस वुमेन को सोशल लेवल पे एक्सेप्टेंस मिलना मुश्किल हो जाता है आफ्टर डिवोर्स। तो इसीलिए इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन की मैरिज जो ग्राउंड है वो अभी तक इंक्लूड नहीं की गई है।
अगर हम बात करें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का अभी तक रेफरेंस हुआ है या नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी, अगर पावर हम बात करें कि 142 में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डिसॉल्व की है मैरिज अपनी आर्टिकल 142 की पावर को यूज़ करते हुए इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को ग्राउंड मानकर। और यहाँ पर एक और बात है कि जो ग्राउंड है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भी रेफ़र किया हुआ है। पहले 2016 में सुप्रीम कोर्ट एक केस की सुनवाई कर रहे थे, वहाँ पर जो बेंच थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफ़र किए 2 क्वेश्चन। पहली चीज़ तो क्या आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग कोई ब्रॉड पैरामीटर्स बनाने चाहिए कि कब कब मैरिज को डिसॉल्व कर देना चाहिए, ठीक है। और फैमिली कोर्ट को ना भी रेफ़र करें तो 142 में सुप्रीम कोर्ट ही उसको अपने आप ही डिसॉल्व कर दे विदाउट वेटिंग फॉर द मैंडेटरी पीरियड, जो कि 13B का 6 महीने का पीरियड है, उसको बिना वेट किए क्या सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी आर्टिकल 142 की पावर्स को यूज़ करके वहाँ पर डिसॉल्व कर सकता है या नहीं, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए। एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि आर्टिकल 142 में ऐसी मैरिजेस को डिसॉल्व करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो क्या उन फैक्ट्स को देखना चाहिए जो कि हर केस के अलग फैक्ट्स होते हैं, क्या उसके बेस पे करना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन जो थे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफ़र किए हुए हैं, जो कि अभी भी पेंडिंग है। 2016 का ये रेफरेंस था जो कि 2021 में भी अभी 5 साल के बाद भी पेंडिंग ही है। प्रीवियस ईयर्स की अगर बात करें लॉ कमीशन रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं, तो 71st रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की 1978 में, जहां जस्टिस HR खन्ना ने ये बोला कि ये जो पॉसिबिलिटी है अगर रिकन्सिलेशन की, अगर ये ख़त्म हो जाती है तो इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को माना जाना चाहिए और इसको ग्राउंड भी माना जाना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट में इसको डिवोर्स की ग्राउंड के तौर पे इंक्लूड करना चाहिए। तो ये पहली लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी जिसने बोला कि इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को इंक्लूड करना चाहिए। इसके बाद एक और रिपोर्ट आई 2009 में, उसके बेस पे मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल भी आया 2013 में कि इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को इंक्लूड करें, बट ये जो बिल था कभी पास ही नहीं हुआ और आज भी इसी तरह से ये मामला चलता जा रहा है। 2021 में भी लोग 20-20 साल से 25-25 साल से लड़ रहे हैं, केसेस में डेट पड़ती जा रही है, उल्टे सीधे एलिगेशंस लगा रहे हैं कपल एक दूसरे के अगेंस्ट, डाउरी हरासमेंट को लेके, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, इवन मेंटेनेंस लॉज में भी, ठीक है, अडल्ट्री के एलिगेशंस लग रहे हैं, बट इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अभी भी ये ग्राउंड नहीं है। तो बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो मानते हैं कि ये सिस्टमिक क्रुएलिटी है, सिर्फ हस्बैंड के ऊपर नहीं, दोनों जो कपल है वो हस्बैंड वाइफ दोनों के ऊपर सिस्टमिक क्रुएलिटी है, क्योंकि जो केसेस चलते हैं वो ईयर्स एंड ईयर्स चलते रहते हैं, ट्रायल चलता रहता है क्रिमिनल केसेस में भी और सिविल केसेस में भी, बट वहाँ पर उनको डिवोर्स नहीं मिल पाता, तो उनकी लाइफ जो है वो स्टक रहती है और ऐसी जो लाइफ है वो किसी काम की नहीं होती। तो इस सिस्टमिक क्रुएलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर दिया है कि हमारा सिस्टम ही इस तरह की क्रुएलिटी कर रहा है हस्बैंड वाइफ के ऊपर कि वो इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं और अपने जो उनसे लाइफ है, लाइफ में और जो इनके करियर वगैरह है उनके ऊपर वो ध्यान नहीं दे सकते। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि लेजिस्लेचर को चाहिए जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, उसके बेस पे जो हमारी ग्राउंड्स हैं डिवोर्स की उसको अमेंड करना चाहिए और आज की सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे लॉज को अमेंड करना चाहिए। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में कि हाँ इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज होना चाहिए या नहीं, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम मेरा जो चैनल है उसका लिंक मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर किया है, आप जुड़ सकते हैं। जुडिशरी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रहेंगी वो मैं शेयर करता रहता हूँ यहाँ पर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।